तो हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, आप सभी को शुभ प्रभात। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप लोग का एग्ज़ाम प्रिपरेशन जो चल रहा है वो बहुत ही शानदार चल रही होगी। मेहनत और लगन के साथ तैयारी कर रहे होंगे। तो आज जो हम लोग जो पढ़ने वाले हैं दोस्त, वो चार्टर एक्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं। इसके बारे में हम लोग पूरा देखेंगे कि चार्टर एक्ट क्या है, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, ठीक, इसके अंदर के कितने चार्टर एक्ट्स हैं और कौन कौन से हैं, ये भी हम लोग एकदम पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ पूरा डीप में जाकर पढ़ेंगे। तो दोस्तों, अगर हमारे चैनल के साथ जुड़ना चाहते हैं तो हमारे राहुल आई की चैनल के साथ को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम अवेलेबल मिलते रहेंगे। ये जो हमारे जीएस का पोर्शन है अभी पढ़ रहे हैं, ये हमारे हर एग्ज़ाम के लिए बेनिफिट है, क्योंकि बहुत ही इसको हम फाउंडेशन क्लास करा रहे हैं। बहुत ही बेसिक तरीके से एकदम जड़ से लेके अंत तक एक एक चीज़ को समझ रहे हैं। तो इसके लिए आपके हर एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। एसएससी हो गया, यूपीएसआई हो गया, बीपीएससी, यूपीएससी, स्टेट एग्ज़ाम जो भी हो गए, सब के लिए बहुत ही मदद मिलने वाली है। तो दोस्तों, इसको लेट ना करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं और आज का क्लास देखते हैं कि हम लोग की क्लास में क्या है। इसको एकदम एक्सप्लेन जो करेंगे एक्सपर्ट लेवल का जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जो हमारा है चार्टर एक्ट, सबसे पहले एक बात बिल्कुल स्पष्ट कर लेंगे दोस्तों कि ये चार्टर एक्ट जो है उसमें कौन कौन से हैं, कितने चार्टर एक्ट्स हैं, जो इसके बारे में हम लोग देखें। तो भारतीय संवैधानिक विकास जो है ये मुख्य रूप से 4 एक्ट्स पढ़े जाते हैं। 4 एक्ट्स पढ़े जाते हैं। कौन कौन से? 1793, 1813, 1833, 1853। ये जो हमारा ये दोनों 1833 और 1853 है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एक्ट्स हैं। इसको पढ़ना और इसको याद करना बहुत कंपलसरी है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एग्जाम पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले बता, इनका जो उद्देश्य समझने के लिए है, सबसे पहले यह समझते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, ईस्ट इंडिया कंपनी केवल व्यापारिक संस्था नहीं रही थी। धीरे धीरे वह भारत में शासन करने वाली राजनीतिक शक्ति बनती जा रही थी, जिसकी वजह से इस ईस्ट इंडिया केवल व्यापार करने के लिए जो आए थे, वो व्यापार करने के अलावा धीरे धीरे राजनीतिक सत्ता में भी एंट्री करने लगे थे, प्रवेश करने लगे थे, उसमें भी शासन करने का अधिकार जता रहे थे। ठीक, इसलिए ब्रिटिश पार्लियामेंट जो है समय समय पर कंपनी के चार्टर एक्ट को रिन्यू और मॉडिफाई करती रही। ठीक, रिन्यू और मॉडिफाई करती रही, जिससे हमारे ये सुधार होते रहे। तो देखते हैं पहला पॉइंट जो है, पॉइंट नंबर 1 जो है, इसमें देखेंगे ये क्या कहते हैं, चार्टर एक्ट 1793 जो है, इसका देखते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार और प्रशासन करने का अधिकार एक चार्टर के माध्यम से मिला हुआ था। जब कंपनी का चार्टर समाप्त होने वाला था, तब ब्रिटिश पार्लियामेंट जो थी ने 1793 में का चार्टर एक्ट पारित करके कंपनी के चार्टर को आगे बढ़ाने का काम किया। ठीक, जो ब्रिटिश पार्लियामेंट थी 1793 में चार्टर एक्ट को पारित करके कंपनी को चार्टर के लिए आगे बढ़ाने का काम किया। जो हमारा मुख्य बात है, कंपनी को भारत में शासन और व्यापार जारी रखने की अनुमति मिली। ठीक, जो ये कंपनी थी, इसको भारत में शासन करने का और व्यापार करने का रखने की अनुमति मिली। आइए आगे देखते हैं। जो 1793 की प्रमुख जो विशेषताएं हैं उसको देख लेंगे हम लोग और समझेंगे। पहला पॉइंट जो है, कंपनी का चार्टर 20 वर्षों के लिए बढ़ाया गया। जो अभी मैंने पीछे बताया है, उसको क्या कहे, 20 वर्षों के लिए बढ़ाया गया, अर्थात कंपनी के अगले 20 वर्षों तक भारत में अपना शासन और व्यापार जारी रखने की अनुमति मिली।
1793 में बढ़ाया गया 20 वर्ष के लिए। फिर जब सेकंड नंबर, कंपनी की ट्रेड मोनोपोली जो जारी रही। यहाँ मोनोपोली का मतलब है कि भारत के साथ व्यापार करने का विशेष अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी के पास था। इस समय ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार और प्लस में शासन दोनों कर रही थी। जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उस समय व्यापार और शासन दोनों कर रही थी। गवर्नर जनरल की शक्ति बढ़ी और गवर्नर जनरल को अपनी काउंसिल के निर्णय को कुछ परिस्थितियों में ओवरराइड करने की शक्ति दी गई, जिससे गवर्नर जनरल की स्थिति मजबूत हुई। पॉइंट नंबर 4 जो है इसको देखिए। पॉइंट नंबर 4 जो है कंपनी के अधिकारियों का वेतन, कंपनी के सर्वेंट और ऑफिशियल वेतन और कुछ प्रशासनिक खर्चों को भारतीय राजस्व से पूरा करने की व्यवस्था जारी रखा गया। ये जो 1793 को जो है इसको याद कर कैसे करेंगे। 1793 में कंपनी की पुरानी व्यवस्था जारी रही, यानी इसमें कोई बहुत बड़ा रिवोल्यूशनरी चेंज नहीं हुआ। क्या हुआ इसमें 1793 जो है इसमें क्या हुआ 20 वर्ष के लिए बढ़ाया गया इसमें। तो 20 वर्ष के लिए जब 1793 में बढ़ाया गया तो ये 20 वर्ष प्लस हुआ, तो इसका मतलब ये कितना हो गया 1793 1813 तक। ये आगे देखते हैं। आइए चार्टर एक्ट 1813 पढ़ेंगे। 1813 जो है इसको अब इसमें जो है अब बदलाव शुरू हुआ। 1813 इसमें चार्टर एक्ट का जो है इसमें चेंजेस होना शुरू हो गए। 18वीं शताब्दी के अंत में और 19वीं शताब्दी की शुरुआत में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के कारण ब्रिटेन में नए व्यापारी और मैन्युफैक्चर शक्तिशाली बढ़ने लगे थे और हो रहे थे। वे चाहते थे कि भारत का बाजार केवल ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए क्यों हो, इसलिए पार्लियामेंट पर दबाव बढ़ा। कंपनी की व्यापारिक मोनोपोली समाप्त की गई। इसी पृष्ठभूमि में आया चार्टर एक्ट 1813। मतलब 1813 में जो शुरुआत हुई रिवॉल्यूशन, ब्रिटेन के व्यापारी ने मैन्युफैक्चरिंग को शक्तिशाली हो रहे थे, को कमज़ोर करने के लिए, बाज़ार को अति करने के लिए, इसलिए इसको पार्लियामेंट पर दबाव डाला गया और कंपनी व्यापारी मोनोपोली जारी रखने के लिए इस पर चार्टर एक्ट 1813 लागू किया। 1813 में कंपनी की ट्रेड मोनोपोली समाप्त हो गई। 1813 में ईस्ट इंडिया कंपनी भारत के साथ व्यापार करने के लिए मोनोपोली समाप्त कर दी गई। 1813 में जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो समाप्त हो गई, लेकिन यहाँ बहुत बड़ा एक्सेप्शन है। कंपनी की मोनोपोली पूरी तरह समाप्त नहीं हुई थी। 2 क्षेत्रों में मोनोपोली बची हुई थी। कौन कौन सी थी जो जिस 2 क्षेत्र में बची हुई थी? ये टी ट्रेड मतलब चाय की व्यापार में, और ट्रेड विथ चाइना के व्यापार में। इसलिए 1813 में इंडियन ट्रेड मोनोपोली समाप्त हुई, लेकिन टी और चाइना ट्रेड ये जो व्यापार थे ये दोनों बच गए थे। मिशनरीज को भारत आने की अनुमति 1813 एक्ट के बाद क्रिश्चियन मिशनरी को भारत में आने का धार्मिक और प्रचार करने की अनुमति मिली। इसका प्रभाव शिक्षा और सामाजिक गतिविधियों पर पड़ी। शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए इस एक्ट में पहली बार भारतीय शिक्षा के लिए कंपनी की राजस्व से 1 लाख प्रति वर्ष रुपए खर्च करने का प्रावधान किया गया। यह भारतीय शिक्षा के इतिहास में महत्वपूर्ण माइलस्टोन था, जो 1 लाख रुपए एजुकेशन पे खर्च करने के लिए बंदी थे। कंपनी का कमर्शियल कैरेक्टर जो था चार्टर
कैरेक्टर जो था कमज़ोर था। 1813 में के बाद कंपनी का व्यापारिक मोनोपोली वाला स्वरूप कमज़ोर होने लगा, लेकिन कंपनी पूरी तरह व्यापार से बाहर नहीं हुई। इसलिए 1813 में कंपनी का व्यापारिक एकाधारी कमज़ोर हुआ, लेकिन 1833 में कंपनी का व्यापारिक पूरी तरह समाप्त हुआ। 1813 को याद करने के 1813 में ट्रेड कहाँ हुआ? ट्रेड हुआ, मिशनरी हुआ, एजुकेशन हुआ, 3 चीज़ें हुई। ट्रेड मोनोपोली टूटी, मिशनरी आए और एजुकेशन के लिए 1 लाख रुपए एजुकेशन पे 1 लाख रुपए देने का प्रावधान किया गया। चार्टर एक्ट 1833 ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा, 5 स्टार क्वेश्चन है। अब आता है सबसे महत्वपूर्ण चार्टर एक्ट। अब जो चार्टर एक्ट पढ़ रहे हैं और वो 1833 को बहुत अच्छे से समझना है, इसको देखेंगे। ठीक, आइए देखते हैं। सबसे बड़ा परिवर्तन जो हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी का कमर्शियल चार्टर समाप्त हुआ 1813 में। कंपनी की मोनोपोली काफ़ी हद तक खत्म हुई थी, लेकिन 1833 में कंपनी का पूरा व्यापार ही समाप्त कर दिया गया। जो 1813 में कंपनी थोड़ा मोड़ा बची थी, जो टी व्यापार था प्लस में चाइना ट्रेड था, वो ये जो बची हुई थी इसको 1833 में पूरी तरह से ख़त्म कर दिया गया। इसका मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी अब व्यापारिक संस्था नहीं रही। अब उसका मुख्य कार्य था भारत का प्रशासन। इसलिए 1833 में कंपनी बिकम प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बनी। ठीक, टी और चाइना ट्रेड भी समाप्त हुए। 1813 में टी और चाइना ट्रेड मोनोपोली बची थी, जो 1833 में यह बची हुई मोनोपोली भी समाप्त कर दी गई। 1813 में मोनोपोली बची हुई थी, वो दोनों उसको समाप्त कर दिया गया 1833 में। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो था, क्या कहते हैं, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, या 1833 का बहुत बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेज हुए। 1833 में बहुत बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेज हुए। सबसे पहले जो था गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, अब वो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया। जो पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था, वो उसको अब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया। पहला गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। लॉर्ड विलियम बेंटिक, इसका महत्व था कि इससे भारत के प्रशासन में सेंट्रलाइजेशन बढ़ी और गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की अथॉरिटी को पूरे ब्रिटिश इंडिया के संदर्भ में अधिक व्यापक बनाया गया। सेंट्रल लेजिस्लेटर जो था, लेजिस्लेचर की दिशा में बहुत बड़ा कदम उठाया। 1833 में एक्ट ने भारत के लिए एक कानून बनाने की शक्ति को अधिक सेंट्रलाइज किया। गवर्नर जनरल इन काउंसिल को पूरे ब्रिटिश इंडिया के लिए लेजिस्लेशन बनाने की व्यापारिक शक्ति मिली। इससे एक सेंट्रलाइज लेजिस्लेटिव सिस्टम की दिशा मजबूत बनी, जिससे लॉ मेंबर की व्यवस्था की गई। गवर्नर जनरल की काउंसिल में एक लॉ मेंबर जोड़ा गया। पहले लॉ मेंबर थे थॉमस, जो पहला लॉ मेंबर थे ये थे कौन थे? थॉमस बेबिंगटन मैकाले थे। सिविल सर्विस में इक्वलिटी का प्रिंसिपल जो 1833 एक्ट में यह प्रिंसिपल रखा गया कि
सिद्धांत रखा गया, प्रिंसिपल में सिद्धांत की कंपनी की सर्विसेज में किसी व्यक्ति को केवल धर्म चाहे जन्म स्थान वंश के आधार पर अवसर से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन ध्यान दें, इसका मतलब यह नहीं है कि उसी समय इंडियन के लिए वास्तविक ओपन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन शुरू हो गया था। ओपन कॉम्पिटिटिव की दिशा में वास्तविक महत्वपूर्ण कदम 1853 में आया, जो 1833 को याद रखने। 1833 कंपनी पूरी तरह समाप्त हुआ। इंडिया का गवर्नर जनरल प्लस सेंट्रलाइजेशन हुआ। इंडिया का गवर्नर जनरल बनाया गया और सेंट्रलाइजेशन किया गया। ठीक। चार्टर एक्ट 1833, ये दोनों जो 1833 और 1853 है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान में रखेंगे। यह अंतिम चार्टर एक्ट था, इसे बहुत ध्यान से समझने की ज़रूरत है। कंपनी रूल के अंतिम चरण को दर्शाता है। ये कंपनी रूल के जो था, ये अंतिम चरण। लास्ट चार्टर एक्ट 1853 अंतिम चार्टर एक्ट। इसके बाद कोई भी चार्टर एक्ट नहीं आया, क्योंकि 1857 के विद्रोह के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के द्वारा कंपनी का शासन ही समाप्त कर दिया गया। लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव फंक्शन को सेपरेशन 1853 एक्ट ने गवर्नर जनरल की काउंसिल के एग्जीक्यूटिव फंक्शन और लेजिस्लेटिव फंक्शन को अलग करने की दिशा को महत्वपूर्ण कदम उठाया गया। लेजिस्लेटिव काउंसिल को अधिक स्वतंत्र लेजिस्लेटिव चार्टर कर दिया गया। जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी उसको अधिक से स्वतंत्र करके लेजिस्लेटिव चार्टर कर दिया गया। अगर दोस्तों हमारे चैनल के साथ जुड़ना चाहें तो हमारा राहुल IQ यूट्यूब चैनल का नाम है, इससे साथ जुड़िए। और टेलीग्राम पे इसका PDF मिल जाएगा और इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो टेलीग्राम चैनल का नाम है राहुल IQ SSC, इस टेलीग्राम चैनल का नाम है, इसके साथ जुड़ सकते हैं। ये यूट्यूब का है राहुल IQ। दोनों चैनल को ज्वाइन कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और आप लोग इसका बेनिफिट ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं। लेजिस्लेटिव काउंसिल जो थी का विस्तार जो था, गवर्नर जनरल की लेजिस्लेटिव काउंसिल का विस्तार किया गया और इसे एडिशनल मेंबर जोड़े गए। इसमें जो था एडिशनल मेंबर, इससे लेजिस्लेटिव डिस्कशन और लॉ वर्क मेकिंग प्रोसेस अधिक विकसित हुए। सिविल सर्विसेज में ओपन कंपटीशन, यह 1853 का सबसे महत्वपूर्ण एग्जाम पॉइंट थे, जो पहले कंपनी की सिविल सर्विस में अपॉइंटमेंट काफ़ी हद तक पैट्रोनेज चाहे नॉमिनेशन आधारित थी। 1853 में एक्ट ने ओपन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की दिशा को रास्ता खोला। बाद में कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की व्यवस्था लागू हुई। कंपनी का चार्टर एक्ट जो था, निश्चित 20 वर्ष के लिए रिन्यू नहीं किया गया। यह बहुत महत्वपूर्ण और अक्सर पूछे जाने वाला पॉइंट है। ठीक। कंपनी का जो चार्टर था निश्चित 20 वर्ष के लिए, उसको रिन्यूअल नहीं किया गया। पहले 1793 में 20 वर्ष के लिए बढ़ाया गया, फिर 1813 में 20 वर्ष के लिए बढ़ाया गया, फिर 1833 में 20 वर्ष के लिए बढ़ाया गया। ये 3 बार 20-20 वर्ष के लिए बढ़ाया गया। लेकिन 1853 की ऐसी निश्चित 20 वर्षीय रिन्यूअल नहीं हुआ। इसका संकेत था कि ब्रिटिश पार्लियामेंट अब कंपनी के भविष्य को लेकर निश्चित नहीं थी। केवल कुछ वर्षों बाद 1857 में रिवोल्ट और 1857 में कंपनी रूल समाप्त कर दिया गया। इसलिए ये जो 20 वर्ष जो बढ़ाने की हर वर्ष की विधि थी, इसको समाप्त कर दी। 1853 याद रखना, 1853 में लास्ट हुआ। 1853 जो था चार्टर एक्ट लास्ट हुआ। लेजिस्लेटिव एक्ट हुए और कंपनी लास्ट चार्टर एक्ट लेजिस्लेटिव काउंसिल का विस्तार हुआ। एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव फंक्शन का सेपरेशन हुए। ओपन कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दिशा बढ़ी 1853 में। ये जो है चारों चार्टर एक्ट को कंपेरिजन देख लेते हैं थोड़ा। इसमें क्या है, 1793 वाला जो चार्टर एक्ट था, इसमें कंपनी का चार्टर एक्ट 20 साल बढ़ा कर मोनोपोली जारी किया गया।
1813 में इंडियन ट्रेड मोनोपोली समाप्त हुआ। टी एंड चाइना मोनोपोली बची और 1 लाख रुपये की शिक्षा की व्यवस्था की गई। 1833 में कंपनी का पूरा व्यापार समाप्त हुआ। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया और सेंट्रलाइजेशन को बनाया गया। 1853 में अंतिम चार्टर एक्ट हुआ। लेजिस्लेटिव काउंसिल का विस्तार हुआ। ओपन कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दिशा को बढ़ावा दिया गया। एकदम आसान मेमोरी ट्रिक में देख लें, चारों इस तरह से इसको एकदम ट्रिक के माध्यम से समझिए। 1793 जारी कंपनी की पुरानी व्यवस्था जारी हुआ। 1813 में टूटा, ट्रेड मोनोपोली टूटना शुरू हुआ और 1833 में समाप्त, कंपनी का पूरा व्यापार समाप्त हुआ। 1853 में चार्टर एक्ट और कॉम्पिटिटिव एग्जाम सिविल सर्विस की दिशा को बढ़ावा दिया गया। फॉर्मूला 1893 कंटिन्यू, 1793 कंटिन्यू, 1813 मोनोपोली ब्रेक, 1833 में ट्रेड इंड, 1853 में लास्ट चार्टर एक्ट और सिविल सर्विस एग्जाम की बढ़ोतरी। याद करने का ये 18 ये जो याद करने का प्रोसेस, ये बेसिक ट्रिक है, याद कर सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात जो है हमारा दोस्तों, इस चीज़ को देखेंगे, इस चीज़ को समझेंगे। महत्वपूर्ण पॉइंट जो है क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको देख लेंगे। अंतिम चार्टर एक्ट कौन सा था? 1853। कंपनी की भारत के साथ व्यापारिक मोनोपोली किस एक्ट को समाप्त हुई? 1813। टी और चाइना ट्रेड मोनोपोली किस एक्ट तक बची रही? 1833। क्वेश्चन है 2-4-5 देख लेते हैं, इससे और आपके माइंड में सेट हो जाए। कंपनी का पूरा व्यापार किस एक्ट से समाप्त हुआ? 1833। कंपनी का पूरा व्यापारिक एक्ट जो था किस एक्ट से समाप्त हुआ? जैसे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का पद किस एक्ट से बना? 1833। भारत पहला गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉ मेंबर की व्यवस्था किस एक्ट में हुई थी? 1833 में। ओपन कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दिशा में महत्वपूर्ण कदम किस एक्ट से आया? 1853। एजुकेशन के लिए 1 लाख रुपए का प्रावधान किस एक्ट में हुआ? 1813 में। 1813। चार्टर एक्ट की श्रृंखला का अंतिम चार्टर एक्ट की श्रृंखला में अंतिम एक्ट कौन सा था? 1853। सबसे जरूरी कंसेप्ट देख लेंगे दोस्तों, थोड़ा समझ लेंगे। नहीं समझते हैं। पूरे चार्टर एक्ट को सिर्फ 4 सालों के रूप में याद करने के लिए मोनोपोली के ट्रांसफर के रूप में समझिए। 1793 कंपनी का पूरा व्यापारिक हुआ, कंपनी का पुराना व्यापारिक शासन जारी हुआ। 1813 में कंपनी की मोनोपोली कमजोर हुई। उसके बाद 1833 में कंपनी का व्यापार पूरी तरह समाप्त हुआ। 1853 में कंपनी के केवल प्रशासनिक संस्था के रूप में बची और उसके शासन के भविष्य के प्रश्न उठाने लगे। 1857 में रिवोल्ट हुआ। 1858 में कंपनी रूल समाप्त हुआ, कंपनी इंड हुआ, समाप्त हुआ। दोस्तों आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। आज हम लोग जो पढ़े हैं चार्टर एक्ट जो पढ़े हैं हम लोग, इसमें चार चार्टर एक्ट पढ़े हैं। 1793, 1813, 1833, 1853, ये 4 चार्टर एक्ट पढ़े हैं और इसको हम लोग आप समझें अच्छे से। और उम्मीद है कि आप लोग को भी अच्छे से समझ में आया होगा कि क्या प्रोसेस रहा है और क्या इसका मेथड रहा है। तो फिर हम लोग मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग अपना
जारी रखिए पढ़ाई और हमारे चैनल को साथ जोड़िए। और हमारे चैनल राहुल आईक्यू के साथ और राहुल आईक्यू SSC ये चैनल ज्वाइन कीजिए, जिससे आपको इसका वीडियो इसका PDF प्रोवाइड होंगे। ये टेलीग्राम चैनल है, ये यूट्यूब चैनल है है। और ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू। अगर कंटेंट अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।